गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज। एक बड़ी डेवलपमेंट, पाक फौज ने आज इदारे के अंदर कानून की हुक्मरानी, यकसा इंसाफ और ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में लाने की एक रवायत को आपके रिवाइव किया है। बड़े अरसे से हम ये बात बार बार ये ट्रेड करते थे कि एक अंदरूनी निज़ाम है फ़ौज के अंदर जिसमें वो ना सिर्फ सवाल पूछते हैं बल्कि एहतसाब करते हैं। कई दफ़ा तनकीद होती थी तो पाक फ़ौज की तरफ से भी यही बात की जाती थी। अब जो डेवलपमेंट हुई है उससे क्या नज़र आ रहा है कि कल तक जो शख्स आर्मी चीफ के बाद पाक फ़ौज में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझे जाते थे, मगर आज कहा जा रहा है कि इख्तियारात से तजावुज़ की बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पाक फ़ौज में और ना ही ऐसा आखिरी बार हुआ है। ताहम आज के इक़दाम से मुल्क में रूल ऑफ लॉ की नई मिसाल कायम होती नज़र आ रही है। पाक फ़ौज की जानिब से आज साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत का तफसीली जायज़ा लिया, तहकीकात की। इन तहकीकात की रोशनी में फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौक़े पर, ये सेकंड पार्ट है इस प्रेस रिलीज़ का और बड़ा अहम है। इसमें ये कहा गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट मल्टीपल इंसिडेंट्स पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की इल्ज़ामात भी साबित हुए हैं जनरल फैज़ पर। इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज़ अभी हो चुका है और उन्हें फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। अभी इसकी क्या इम्प्लिकेशन है, क्या इसके सियासी असरात हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो भी देख लेते हैं। फैज़ हमीद पर निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे और उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई। लेट्स हैव अ लुक। 8 नवंबर 2023 को निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कमर मोइज़ ने सुप्रीम कोर्ट में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया कि जनरल फैज़ हमीद के एमा पर मई 2017 में उनके घर और दफ्तर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान हुक्काम 400 तोले सोना, हीरे और 4 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर गए। जनरल फैज़ हमीद ने बाद में खुद सोना और पैसे वापस करने का यकीन दिलाया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस में कार्रवाई से इनकार करते हुए दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इदारे की इज्जत का मामला है, इसलिए इदारे को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। 17 अप्रैल को पाक फौज ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी पर दबाव डालने के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की सरबराही मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर ने सर अंजाम दी। कमेटी ने जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात का जायज़ा लिया और कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश की। पाक फौज के इस इक़दाम के बाद मुल्क में कानून की हुक्मरानी कितनी मजबूत होगी, सियासी बयानिया क्या होगा। कुछ अर्से पहले तक सेनेटर फैसल वाडा हमारे प्रोग्राम में ये बात कहते रहे थे कि लेट्स जस्ट वेट, आप देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई होने जा रही है। अभी उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं चैनल्स के ऊपर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब। सो अस्सलाम वालेकुम वाडा साहब। यस, वंस अगेन जो आपने बात की है वैसा हुआ है, लेकिन अब क्या होने जा रहा है? विल दिस बी इन एनी वे कनेक्टेड टू 9 मई? बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो फरिया साहिबा, मैं कई महीनों सालों से बोल रहा था कि आप वेट करें, मैं नाम इसलिए नहीं देता, खास बोलता हूँ क्यों कार्रवाई होने जा रही है और मेरी इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो अब तो कौम को पता चल गया है कि अल्लाह की मेहरबानी ये बात भी ठीक साबित हुई। मैंने आप ही के शो पे और बाकी चैनल में कहा था कि रिजर्व सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली खड़ी होगी, सेनेट खड़ी होगी और प्रेसिडेंट खड़ा होगा। मैंने कहा था, वो हुआ। मैं मुल्क से बाहर हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपको कहा था अगस्त और सितंबर सर्दियों का मौसम होता है इस्लामाबाद में, लेकिन सियासत गर्म हो जाएगी और वो एग्जैक्टली ऐसा हुआ और अब मजीद गर्म होने जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि फैज हमीद के साथ एक पूरा गैंग ने ऑपरेट किया जिसमें बानी, PTI और PTI और कुछ आइनों का कानून के जो ठेकेदार और उसके सरचश्मा बनने में, उन सब की ठेकेदारी के साथ गैंग ने ऑपरेट किया। इसमें मुल्क को नुकसान किया गया, मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई है, मुल्क के साथ साथ अदारे को नुकसान पहुंचाया गया, सियासत को नुकसान पहुंचाया गया है, रियासत को नुकसान पहुंचाया गया है,
डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया गया है, फाइनेंशियल करप्शन आई है। तो ये सारी चीजें और धरनों के दौरान जो फोन कॉल अंदर आती थी उन सब का भी एहतसाब होना है। तो अगर आज जो मेन क्रेडिट है वो तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी ईमानदारी साबित की और वो अपने इदारे के चीफ जस्टिस भी हैं। उन्होंने इंसाफ किया कि पाकिस्तान पहले है, इदारा बाद में है, इदारे पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। तो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बुत गिराने नहीं जा रहे, गिरा दिया है ऑलरेडी। तो सियासी तौर पे तो लावारिस और यतीम हो गई आज पीटीआई, और बैकबोन तोड़ दिया आज पीटीआई की। 40% पाकिस्तान के जो मसले हैं जिसमें पोलराइज्ड है, नेगेटिविटी है, गालम गरोज है, आग जलावा है, लड़ाई झगड़ा है, वो आज कंटेन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वाटर साहब एक अगर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप बड़े क्लोजली देखते रहे हैं पीटीआई को, थोड़ी सी हमें बताएं कि किस किस्म का इन्फ्लुएंस था पीटीआई के ऊपर, क्योंकि आप बहुत बड़ा वर्ड यूज करें कि यतीम हो गई है। सो एग्जैक्टली क्या पेट्रोनेज थी, सर बताएं। ये फैज हमीद हो गए, बानी पीटीआई हो गए, जिनबूत हो गए, और कुछ और बाप जो मुल्क के बाप बने हुए हैं, जो खुद करप्शन में गिरे हुए हैं, शराब में गिरे हुए, रिश्वतों में गिरे हुए हैं, अपने बच्चों को कत्ल और गारत के अंदर छुपाने में लगे हुए हैं, इनकम टैक्स की वायलेशन है, क्या कहते हैं, जाली डिग्रियां हैं। ये कौम के सारे बाप है ना इस मुल्क के अंदर, वो अब अपने बाप ढूंढेंगे। अगर ये बुत गिरा है तो बाकी तो बौने हैं। ये बड़ा क्लियर स्ट्रेट मैसेज है अक्रॉस द बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी विल नॉट स्टॉप, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान पहले, बाकी चीजें बाद में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब मैं आपको वापस दावा कर रहा हूं कि 9 मई के ऊपर ठोक बजा के एहतसाब होगा, जिसकी कनेक्टिविटी के अंदर फैज हमीद, इमरान खान और दीगर। अब इमरान खान साहब आपको लेटे हुए नजर आएंगे, गोले गंडे की तरह शोए और शक्कर और अलग अलग रंगों के अंदर भरी हुई ठंडी ठंडी बातें करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देते हुए नजर आएंगे। जो केपीके के सीएम है, जो बाहर हिला के चढ़ाई करने की इस्लामाबाद में बातें करते थे, वो बिल्कुल ठंडी दाग की तरह बैठ जाएंगे। वो भी एक गोला गंडा होगा छोटा सा। उमर अयूब साहब की गोला गंडा तो वो पहले ही बन चुके थे, यूटर्न हो चुका था। तो अब आपके अंदर फिर वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, एक खातून एंकर हैं, बाकी मेल एंकर हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। तो वो सब का घेरा तंग हो गया है। और जो बैरून मुल्क हैं ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स और ये सारे कैंपेन चलाने वाले, उनके लिए भी पॉलिसी, कानून और अपॉइंटमेंट्स की जा चुकी हैं। तो अब रेस्ट एश्योर कि पाकिस्तान की ना मजीद बदनामी होगी। 40% पाकिस्तान के अंदर नेगेटिविटी आज खत्म हो जाएगी। 9 मई मेरा दावा है, उस पर इन कनेक्शन विद फैज, इमरान खान एंड अदर्स। जो पौने हैं उनकी बारी आने वाली है, जो पुष्पनाई कर रहे हैं इसकी। अरशद शरीफ का केस खुलने वाला है, इंशाल्लाह शहीद को इंसाफ मिलेगा। जो धरने के दौरान कॉलें की गई अंदर इमरान खान साहब को, उनका पर्दाफाश होगा। ये 2014 के धरने की बात करें आप या बाद वाले धरने की? मैं पहले धरने की बात कर रहा हूँ। जो बेईमान है, धुले में नहा रहे बेईमानी के अंदर, करप्शन के अंदर, फरेब के अंदर, कत्ल गारत के अंदर, और ईमानदार फरिश्ता बता रहे हैं अपने आप को, उनका एहतसाब होने जा रहा है। और क्या कोई बड़ा केस इमरान खान साहब के ऊपर जिन लोगों ने फायरिंग की, उनकी अपने प्यारे ट्रस्टेड लोगों का, वो खुलने वाला है। तो और इसके लिए कुछ सालों की जरूरत नहीं है, यहाँ हफ्तों और महीनों की बात। तो ये क्या कोई ट्रायल, कोई बड़ा ट्रायल किसी सियासी शख्सियत का मिलिट्री कोर्ट में भी होने जा रहा है? जी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, इसके अंदर दो राय नहीं होनी चाहिए। जब तमस्कर फौज का उड़ाया है, जब उसकी इमारतों को आग लगाई है, तो मेरा बाप तो जाके इंसाफ नहीं करेगा ना। अगर मेरी और आपसे लड़ाई होती तो हम एफआईआर जाके कटाते पुलिस को, फौज को तो नहीं जाके कटाते। इस तरह फौज के ऊपर कोई हमला हुआ है तो फौज ही उसका जवाब देगी, हम तो नहीं देंगे। कोर्ट पे हमला होगा तो कोर्ट जवाब देगी उसका। उन्होंने अपना जुडिशियल काउंसिल बनाया हुआ है, तो सबके इदारे हैं। तो यहाँ कैसे हो सकता है कि आर्मी के ऊपर एक्शन हुआ है, आर्मी के ऊपर सब कुछ हुआ है? और देखिए बहुत संगीन इल्जाम हैं। ये टॉप सिटिया केस तो एक छोटा सा मामूली सा केस है मेरी नजर में, ये रेलेवेंट है हमारे लिए। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी मीन्स वेरी क्लियरली कि ठोस सवाइल मौजूद हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और भी बहुत कुछ मौजूद है। सो अब पाकिस्तान पहले ये नारा है, उसके बीच में जो आएगा वो बुलडोजर के नीचे चला जाएगा। मैं आपको बार बार ही कह रहा था, मैं बार बार अगस्त की डेट दे रहा था, सितंबर आपको बोल रहा था। अभी ये शुरुआत है। मैंने आपको एक फीमेल एंकर, कुछ मेल एंकर, कुछ वीलॉगर्स, कुछ ब्लॉगर्स, वो सब आपको पाकिस्तान में पॉजिटिविटी नजर आएगी। देखिए हमारा दोस्त मुल्क है जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मैं तो बहुत करता हूँ, सऊदी अरेबिया और दुबई को, कि उन्होंने अपने मुल्क में कहा हम पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात सुनेंगे। उन्होंने अपनी कौम को कहा है कि अपने मुल्क के बारे में कोई बात नहीं, एक्शन किया।
इसका मतलब अपने मुल्क को बदनाम नहीं कर सकते आप, इसीलिए वो मुल्क दूसरा तरक्की करें। हमारे मुल्क के अंदर सारी बदनामी, सारी तकलीफी से दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद कर रहे थे। और जितनी बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी पता चल गया कि अब सीधी सीधी प्यारी प्यारी मासूमियत से सियासत करो, बाप बनने की कोशिश न करना, क्योंकि जो बाप बने हुए आज के दिन वो अपने बाप ढूंढेंगे बहुत जल्दी। राइट वारिस साहब, एक क्विक क्वेश्चन टू रैप दिस अप, एंड थैंक यू फॉर आपने डिटेल डिस्कशन की है। सिर्फ ये बता दें कि जो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है एसपीआई की प्रेस स्टेटमेंट में कि मल्टीपल ओकेजन्स पर इस्टेब्लिश्ड है कि आपने अपने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ये मल्टीपल ओकेजन्स में 9 मई भी है। इट्स अंडरस्टूड ना, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें बहन जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि किसी का अल्लाह ताला की जात के बाद मुल्क के अंदर किसी का बाप नहीं रोक सकता, ना बाकी चीजें रोक सकेगा, ना ये रोक सकेगा। बुलडोजर चलेगा स्पाइक्स वाला, राइट, वेरी क्लियर। राइट, थैंक यू सो मच। सो नईम हैदर पंचोते साहब, आज की जो डेवलपमेंट है एंड सही खबरें होती है फैसलवाडा साहब की, वो कह रहे हैं डायरेक्टली आप लोगों को नुकसान होने जा रहा है इससे। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी फ्री आपने मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि जिसने जितना जो कुछ करना था वो तो उसने कर लिया। हमारे ऊपर केसेस भी बना दिए गए 9 मई के हवाले से कि आप कसूरवार हैं, हमारे पास शवाहिद हैं। वो शवाहिद तो आज तक हमने नहीं देखे कि कहीं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेकर आए। सेकंड बात यह है कि हम जेल में भी पड़े हैं, हमारे लोगों को उठाया भी गया है, अगवा भी किया गया है, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन भी किया गया है, लोगों की वफादारियाँ चेंज करने के लिए क्या क्या किया गया है। इस वक्त आप देख लें कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली की गई, फिर मखसूस नशिस्तों वाली मामला जैसे छीना गया, फिर अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो जीते लोग हैं वो हरवाए जा रहे हैं, और मजीद भी ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सारी होगा जो कि कहा है तकरीबन 20 सीटों का उम्र बिल्कुल। देखें, अगर देखा जाए 3 सीटें जो हैं वो हमारी गई हैं, मजीद 6 सीटें जो हैं वो इसी तरह से लाइन में लगाई हुई हैं। उसके बाद क्या होगा, तादाद हो जाएगी एक 220 के बाद इन्हें 4 सीटें और चाहिए होंगी। उसके बाद 4 सीटें किसी न किसी तरीके से निकाल कर और ये मेजॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। फिर अपनी मर्जी से आईनी तरमीम करें, फिर अपनी मर्जी से काला कानून ले आएँ, सफ़ेद ले आएँ, पीला ले आएँ, नीला ले आएँ, या किसी रंग का भी लेकर आएँ, फिर वो लेकर आ सकते हैं। मैं इस सारी बहस व बहस का निचोड़ ये निकालूंगा कि देखें, फैज़ हमीद को आपने पकड़ा है, आपने देखना है कि क्या उसके ऊपर जो है प्रॉपर्टी के केस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, या सीपीसी का जो है वो एक कानून मौजूद है जिसके मुताबिक सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं। प्रॉपर्टी का कोई भी मामला हो, रिटायर्ड जनरल हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, आपने बेशुमार लोग देखे जो कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, जो सेक्शन उनके ऊपर लगती हैं उस सेक्शन के तहत उन कोर्ट्स को रेफ़र किया जाता है। जैसे कि अगर किसी ने दहशतगर्दी की है तो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसके लिए, इसी तरह से कोई एफआईए का मामला है तो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, मुल्क को कानून के मुताबिक चलाए, ना कि अपनी मर्जी या मंशा के मुताबिक। अदरवाइज ये सूरत हाल बिगड़ती जाएगी, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मैशत कहाँ पर आपकी चली है, लोग बच्चों की फीसें नहीं अदा कर पा रहे, बिजली के बिलों वाला मसला। हम नशिस्तों वाली बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज की डेवलपमेंट है, मियां नवाज शरीफ कह चुके हैं बार बार कि ये इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सवाल हुआ मरियम नवाज से भी, आप करेंगे कोर्ट मार्शल, शी कुडंट आंसर दैट। सो एक पॉलिटिकली इस वक्त पीएमएलएन कैसे देख रही है? हमने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये सबक है इस गिरफ्तारी में। सो इट मीन्स कि आप इसको पॉलिटिकली ओन कर रहे हैं आज की डेवलपमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक इदारा है, उसने अपना जो उनका एक बड़े आला ओहदे पे वो फायज़ रहे हैं फैज़ हमीद साहब, और उन्होंने जिस तरह, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह इनकी असिस्टेंस, इनकी हैंड होल्डिंग, इनके लिए रास्ता वो बनाते रहे 2011 से लेके ये सारी एपिसोड जब चली, और 14 का धरना आपने देखा, उसके बाद फिर कई आपके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बात ज़बान ज़द आम थी। खान साहब कहते थे अपने इलेक्शन होने से पहले, उससे 2 साल कबल पहले, आई एम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, और वो ये कहते थे, कई सफारतकार यहाँ पे महफिलों में बात करते थे और कहते थे कि ये तो ये कह रहा है, ये कैसे हो गया, कि ये कैसे, हाउ इज ही सो श्योर। अब कहने की बात ये कि एक इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया, एक जो इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम से, और जिस तरह उसको लाया गया, और फिर उसके बाद वो लाने वाले भी तंग आ गए। लाने वालों ने भी कहा कि हमारी भी तौबा कि ऐसे शख्स को ले आए हैं कि जो बिल्कुल जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एंड उसके साथ बाकी जो भी उसके खदो खाल हैं वो सारे आपके सामने हैं। जनरल फैज अकेले तो नहीं कर रहे होंगे ना ये। देखिए, मैं तो कहता हूँ, एंड दिस इंस्टीट्यूशनल डिसीजन विल हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स। मैं आपको ये, जिस तरह वाडवा साहब ने भी आपको कहा ना, एक इदारे ने तहिया कर लिया है खुद एहतसाबी के अमल का, एंड दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह की
सिचुएशन या इस तरह की पोजीशन पे कोई शख्स फाइज हो और उसके साथ इस तरह हो कि देखें, ये एक बड़ी बात की, एंड आई टेक एक्सेप्शन टू दिस। ये वकील हैं, ये खुद बेहतर समझते हैं पंजोता साहब, इनको पता है कि इलीगली डिस्पोजेस करने की कोशिश की गई वहां पे और ये तमाम तर चीजें उठाई गई। अब इलीगल डिस्पोजेशन का कानून वाजे है, वो कोई सीपीसी और लैंड इशू नहीं है, कोई सिविल सूट नहीं है। वहां पे एक आप अपने ओहदे पे फाइज हैं, आपने इतनी ज्यादती कर दी किसी, तो अल्लाह ताला का भी कोई एक निज़ाम इंसाफ है ना। इस तरह तो नहीं होगा कि किसी को स्कॉट फ्री जाने दिया जाए। अब उनका कोर्ट मार्शल होगा, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जिसने पीटीआई को सपोर्ट किया, नहीं, बात पीटीआई को सपोर्ट करने की नहीं है, जिसने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, जिसने इस बहती गंगा में अपने हाथ धोए और जिसने इसमें अपना हिस्सा डाला, they'll all be brought to justice. And who could they be? अभी कुछ उन्होंने whoever देखिए, ये इन्होंने कहा कि उनको उनका कोर्ट मार्शल क्यों कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट में क्यों है भाई? ऑब्वियसली एक्स सर्विस मैन है, वो एक्स आर्मी मैन है, उनके ऊपर उसी का इतलाक होता है, उनका कानून वाजे है, आर्मी एक्ट वाजे है, जिसमें उन्होंने, और उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक बात की ना, उसमें वाकई बहुत मानी खेज है कि आप जज हों, जर्नैल हों या आप सिविल सर्विस से हों, आप कुछ अरसे तक ना किसी अंडर ओथ रहते हैं, आप किसी सियासी अमल दखल में नहीं हिस्सा ले सकते। और उसमें आई एम श्योर कि उनको वॉच कर किया जा रहा होगा, आई एम श्योर उनको देखा जा रहा होगा कि किस तरह किस के साथ उनका नेक्सस है, किस के साथ कांटेक्ट है, किस तरह की एक्टिविटीज में वो मुलविस रहे हैं। ये जबान से आम थी बात, ये मतलब मेरी बात नहीं है, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात है कि सबको पता था who was calling shots at that time. Right, so आप देखिए, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ, मैं बड़ा इसमें खुश होने की क्या बात? मैं खुश होने की, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि देखें, सबसे पहली अगर बात देखी जाए तो इस वक्त सबसे बड़े बेनिफिशरी जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं कौन है जी? फार्म 47 वाले हैं। तो अगर ये बात करें कि उस बंदे को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल में सबसे पहले अपने गिरबान से झांकना चाहिए कि क्या मैं पॉलिटिकल हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हमारे ऊपर ये कहा जाता है कि आपको अभी तक इसकी सीरियसनेस नहीं समझ आ रही। उसमें आपका जिक्र नहीं है, किसी और को सपोर्ट। देखें जो हमारे ऊपर बात लेकर आ रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, इनकी बातों से सुन रहे हैं कि वो हर एक को इम्प्लीकेट कर रहे हैं। ये फैक्ट है कि जनरल फैज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे पीटीआई के, जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते रहे खान साहब, जनरल फैज को उन्होंने कभी नहीं बोला। देखिए, बात ये है कि जनरल बाजवा हो या जनरल फैज हो, डेफिनेटली जब गवर्नमेंट में आप बंदा होता है तो आप सबको साथ लेकर चलते हैं ना। अभी आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब फिर रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं, मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं। तो आप ये कह दें कि जनाब वो ना जाएं, तो जा रहे होते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जगह के ऊपर नहीं है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का आइन के अंदर, तो फिर क्यों की जा रही है? क्या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है खान साहब का? मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने दहशतगर्दी की दफात लगानी है, दहशतगर्दी का मुकदमा है, तो आपने एटीसी के अंदर, एटीसी कोर्ट के अंदर जाकर करना है। अगर आपके ऊपर जो है एफआईए का मुकदमा है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट से, इसी तरह से दीगर जितनी कोर्ट है, ये नहीं हो सकता कि आपके पास एविडेंस भी ना हो, आप लेकर भी ना आए और आप ये कह दें कि आप उसके अंदर मुलव्वस हैं। हम तो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बने। अगर पीएमएलएन अपनी बोनाफाइडी शो करती कि वाकई वो भी चाहते हैं कि इसके ऊपर हो मामला आगे बढ़े, तो लेकर आते। ठीक है, अब केसेस जो डिसाइड नहीं हो रहे, उसके अंदर भी वजह यही है कि इनके पास एविडेंस नहीं है। मैं बड़े दिनों से सुन रहा हूं कि सीसीटीवी की फुटेज ले आए, सीसीटीवी की फुटेज, वो तमाम तर फुटेजेस जो इनके अपने लोगों ने बनाई हैं, वेयर विल दे स्टैंड? दे आर आल्सो इक्वली एडमिसिबल एविडेंस। दे कैन एक्चुअली कानून शहादत के आर्टिकल से वो आप लेके आ सकते हैं, उसको एडमिसिबल एविडेंस में ला सकते हैं। ये तो नहीं है सीसीटीवी भी मिल जाएगा, वो उसका भी आप फिक्र ना करें, सीसीटीवी भी आई एम श्योर उनके पास होगा। और वो सीसीटीवी बिल्कुल कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है कि सीसीटीवी, ये एक रोना शुरू हुआ है, सीसीटीवी नहीं है, हमें सीसीटीवी दिखाएं। भाई उन वीडियोस में यू हैव सीन ऑल दोज वीडियोस, वो यहाँ पे शायद चला नहीं सकती आप, लेकिन बात ये वो सबने देखी, पूरी कौम ने देखी। और दूसरी जहां तक बात है, मैं आपके शो से बता रहा हूँ, इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा बिकॉज ऑफ द May 9th, because he was heading that entire fiasco जो बड़ी अनफॉर्चुनेट May 9th की हुई सारी सिचुएशन। तो आप ये खबर दे रहे हैं? मैं आपको खबर दे रहा हूं, और मैं इसलिए दे रहा हूं कि मजे की बात यह है कि आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे स्टे से उन लोगों की जिनकी छोटी माइनर सजाएं हैं या अंडरगॉन जो हो चुके हैं उनको रिलीज हुए भी ईद से पहले, आपको याद होगा। बाकी अभी केसेस पे मई 9 की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सॉरी मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और वो कंक्लूड भी काफी हद तक जो है वो हो जाएंगी, फैसला महफूज और काफी हो भी है मिलिट्री ट्रायल में। लेकिन उनका जब ट्रायल होगा यू विल सी, बिकॉज आर्मी एक्ट के अंदर उसका सेक्शन 2 है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और मैं अभी रेलेवेंट एग्जैक्ट प्रोविजन मुझे याद नहीं है, उसमें वाज़े तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप ट्रायल चला सकते हैं। और मजे की बात ये कि ये उस टाइम अयूब खान साहब के टाइम तरमीम आई थी। ओके, सो और ये इंक्लूड हुआ। आई डोंट नो ये मजे की बात है कि नहीं है, लेकिन ये आप भी देखें ना, आपने खबर दे दी है, इट्स बिग न्यूज़, बट वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट से आज नून लीग को बड़ा रिलीफ मिला है, जहां पर अदालत उज़्मा ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार की कामयाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद जो मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, NA 154 लोधरा से उनका ताल्लुक़ है, NA 81 गुजरावाला से एंड NA 79 गुजरावाला से एहसानुल्लाह वरिक कामयाब उम्मीदवार करार दिए गए थे। नून लीग के जो उम्मीदवार हैं अबादुर रहमान कांजू, देन अत्थर कयूम नारा और जुल्फ़िकार अहमद, उन्होंने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। दोबारा गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया था। उस वक्त आपको याद होगा एक पूरी मीम्स बनना शुरू हो गई थी, कहा जाना शुरू हो गया था कि जहां दोबारा गिनती हो रही है वहाँ नून लीग ही कैसे कामयाब हो रही है। लेकिन आज के फैसले से अब लग रहा है कि नून लीग को एक बूस्ट मिला है, रिलीफ मिला है। जो फैसला है उसमें ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़ीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं, और भी जो बातें हुई वो आपके सामने हैं। ऑब्वियसली PTI के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, इसलिए गौहर खान साहब ने कहा कि वो शदीद मायूस हैं। उन्हें भी देखिए। ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता तो हाई कोर्ट का फर्ज बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। नहीं, मैं तो साबित तो लग रहा है कि 2 ताही ऐसे कर लेगी गवर्नमेंट अपनी। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि मुल्क के अंदर जब आइन और कानून जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएँ तो फिर यही होता है। पहली बात यह है कि मैंने खुद जाकर एप्लीकेशन दी थी अपने हल्के से रिकाउंटिंग की, लेकिन मेरी कबूल नहीं की गई। सेकंड बात यह है कि जितनी हमारी दरखास्तें देखें, हमारी दरखास्तें जितनी भी दी गई, हमारी तरफ से दी गई, जितने भी लोगों ने दी, किसी एक बंदे की रिकाउंटिंग नहीं की गई। थर्ड बात यह है कि PMLN हो या कोई जिसको ख़ास तौर पर ऊपर से दाद हासिल हो, उसको अगर किया जाए कि जनाब आप जाकर दरखास्त दें और उसकी दरखास्त फ़ौरन ही जनाब कबूल भी हो जाए, और फिर कबूल होते हुए क्या किया जाए कि 100% सीट हरवा दी जाए, जहाँ पर 60-60 हज़ार 70,000 से लीड से हमारे जीते हुए लोगों को बैक पर लाया जाए, और वो टाइमिंग के अंदर भी ना हो। ये भी मजे की बात है कि 72 आवर्स का टाइम है, उस टाइमिंग के अंदर भी ना हो, और सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर ये कह दे कि बिल्कुल ठीक है, वो रिकाउंटिंग की जा सकती है और हराया गया बिल्कुल ठीक है। क्योंकि धांधली जब की गई है, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जो इनके पास फॉर्म 45 हैं वो तो वैसे ही इन्होंने टेम्पर करके जो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्शन कमीशन ने लगाया, अभी भी कोई लेकर नहीं आता क्योंकि ये हारे हुए हैं। अब देखें, ये बेसिकली ये है कि कोई एक्सटेंशन का मामला हो या दूसरा मामला हो, तो ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। अवाम ने जिसको वोट दिया है उससे वोट छीन कर और जमातों को दिया जा रहा है। अवाम के मैंडेट के ऊपर आपने 8 फरवरी को डाका डलवाया, जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगनी चाहिए थी वो दरखास्त लगी नहीं है, लेकिन हमारी सीटें और को दी जा रही है। इसके ऊपर एक सवाल का जवाब दें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा गिनती का ये कह भी रहे हैं कि ऑडिट करना चाहिए। मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 10,000 से 13,000 तक इजाफा हो गया उनमें एकदम से, और फिर ये इत्तेफाक है कि PTI के कैंडिडेट के मुस्तरद हो जाते हैं, उतने डिफरेंस से जीत जाते हैं। मैं थोड़ा सा इस फैसला, क्योंकि मैंने 47 सफ़ों का जो फैसला आया है आज का, और ये 2-1 से है, मेजॉरिटी डिसीजन इसमें
जो आया है वो PMLN के कैंडिडेट्स के हक़ में आया है जी। एंड उसमें उन्होंने तमाम तर खदोखाल बयान किए हुए हैं। उस दिन जो हुए थे 10 फरवरी को, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने टाइमली दरख्वास्त दे दी कंसोलिडेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले। जब इन्होंने दी सर, उसमें जो लिखा हुआ है, मैं आ रहा हूँ उसी पे ही आ रहा हूँ उस पे वहाँ पे उन्होंने कहा कि विदाउट एनी रीज़न रिटर्निंग ऑफिसर ने वो दरखास्तें इन लोगों की मुस्तरद कर दी और कोई, उन्होंने कहा कि मेंटेनेबल लब नहीं है। हालांकि उसके बाद ये लोग गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि फंक्शंस ऑफिशियो हो गया, वो नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली जो तमाम तर प्रोसीजर फिर चला। अब इस तमाम तर तनाज़ुर में जब रिकाउंटिंग से क्यों घबराया जा रहा है? रिकाउंटिंग से देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप खोलें, मैं तो कहता हूं कि तमाम तर हल्के खोलने चाहिए और तमाम तर हल्कों के डब्बे खोलने चाहिए। तमाम तर हल्कों में डब्बे में वोट डाली है, हम तो कहते हैं फॉर्म 45 लेकर मुस्तरद शुदा जो वोट है, एक कानून जो है ना वो बड़ा क्लियर है। 95 सब सेक्शन 5 जो है उसमें वो कहता है कि नेशनल या 5% या नेशनल असम्बली के अगर कैंडिडेट है तो उसमें 8,000 या उससे कम का डिफरेंस हो और प्रोविंशियल में 4,000 या उससे कम का डिफरेंस हो। तकरीबन उसमें 7,000 जो है वो आया हुआ था डिफरेंस उनका मुस्तरद शुदा वोटों का, लेकिन जीत का डिफरेंस की बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हुआ कि मुस्तरद सारे PTI के ही हो गए? नहीं, बाकी भी होंगे। मैं प्रीवी नहीं हूँ, मैं क्योंकि वहां पे रिकाउंटिंग के टाइम पे मौजूद नहीं था। वहां पे जो लोग मौजूद थे, आई एम श्योर उनसे बयान हल्फी ली जाए कि आपने देखे हैं कि ये मुस्तरद शुदा वोट, क्योंकि वो तो इलेक्शन एजेंट एक वोट को चेक किया जाता है, उसको खोले जाने चाहिए। यहाँ मैं तो कहता हूँ पे भी देखने चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, इनकी डॉक्टर फॉर्म 45 नहीं देखने चाहिए, सारे फॉर्म 45 देखे जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, फॉर्म 45 देखे जाए, लेकिन डब्बे भी खुलने चाहिए, तमाम हल्कों के डब्बे खुलने चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इनकी ये जो नीम हकीम और जो एक बड़ी इस तरह की एक ये जो छोटी छोटी जो है ना ये कर देते हैं बातें, सुए लगा के तो पता नहीं क्या मार के तो वोटें डाली, जब एक प्रोसेस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो खुद 13 से ये प्रोसेस देख रहा हूँ इलेक्शन का। मंजूदा साहब, वो ऊपर सील होती है, सील होती है और सील लगाते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको पैक करते हैं और वो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आपने फॉर्म 45 47 की डिस्क्रिपेंसी भी देखी होगी, पहले ऐसे नहीं देखी होगी। नहीं होंगी, कई हल्कों में होंगी डिस्क्रिपेंसीज, मैं तो ये नहीं कहता, कई हल्कों में होंगी डिस्क्रिपेंसीज, लेकिन डब्बे खोलें, मैं तो कहता हूँ। देखिए, मैं अकील भाई की बात नहीं करता क्योंकि मुझे इनकी भी सारी रिपोर्ट पता है, वहाँ पर तैमूर की वालदा और वहाँ पर क्या हुआ, जिस तरह से हारे हुए थे और जिस तरह फिर इनको जिताया गया। मैं इनके ऊपर ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं इनके लीडर के ऊपर करूंगा तो फिर उसके अंदर सारा इल्जाम की बात नहीं है। देखें, जब जितवाया गया तो हम बात करेंगे। सबसे इनके बड़े वो सरबराह, कौम की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ बायोमेट्रिक जा रही है जी, बाहर से प्रोटेक्टिव बेल हुई, जब हल्के में आए हैं और हल्के के अंदर हार गए, हारने के बाद जब पता ने जाकर रिपोर्ट दी, उसने कहा कि 102% टर्न आउट नेशनल असेंबली पे हो रहा है और 41 जो है वो सूबाई असेंबली पे हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे कितना डिफरेंस है कि ऊपर कितने वोट डालेंगे। आपने जिंदगी में देखा कि 102% टर्न आउट हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो बता दें, जब वो हार गए हैं, जब उनको जिताया गया है, तो फिर आप बाकी सारे समझ जाएं कि कैसे उनको जिताया गया। कर लेंगे एहतजाज आप लोग, क्योंकि एहतजाज तो 8 फरवरी पे करना था ना सर। अब क्या करेंगे? आप चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो? इस पे एहतजाज करेंगे? देखें, चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान जो हैं वो देखें, जिस तरह से हमारी दरखास्तें नहीं लगाई जा रही, हम कह रहे हैं कि धांधली वाली दरखास्त लगाएं, फंडामेंटल राइट वाली, 9 मई वाली, सारी दरखास्तें लगाएं, नहीं लगाई जा रही। लेकिन रिव्यू जो है वो छुट्टियों के अंदर भी लगाना मकसूद है। वो कहते हैं कि छुट्टियां भी हैं लेकिन आ जाएं, हालांकि फुल कोर्ट बैठेगी और बताएगी कि जनाब हमारी अवेलेबिलिटी है, या वो अकेले तो डिसीजन नहीं कर सकते। इमरान खान ने कॉल की एहतजाज दी इसी वजह से दी है कि अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए जिसका हक था उसको दी, कंप्लीट जस्टिस देते हुए, लेकिन अगर नहीं इंप्लीमेंट किया गया, उसको सबडाइज किया, जैसे एक्ट के अंदर तरमीम लाकर ये वो फलां, तो फिर डेफिनेटली सड़कों का ऑप्शन है और सड़कों के ऊपर जाएंगे। अली शाह ने ये बात कही है कि फैसलों पे तो अमल दरामद कराना होगा सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल, और होना चाहिए। और मैं इस पे आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, मैं अब थोड़ा सा आपको एक इसका हवाला भी देता हूं कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 14 जजेस का एक फ़ैसला मौजूद है, PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879। उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन उसमें साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आइन और कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला है, इवन कि हमारा फ़ैसला भी है,
तो उसमें कोई आईनी अदारा जो है वो पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद करने का। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड दिस इज द प्रेसिडेंट। देखें, इसको निकालिए, ये सिंध बार काउंसिल की वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये उनकी थी और ये रिपोर्टेड जजमेंट है। डिटरमाइन कि भाई ये लॉ I can even I will not determine, but I can show you. I can show you. नहीं, I can show you. ये लॉयर है ना, he'll agree and he'll understand what I'm saying. Legalism में थोड़ी बात करता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको आपके नाजरीन के लिए भी बात करूँ। आइन और कानून में वाज़ेह लिखा है 3 दिन, 15 दिन किधर से आ गए? इसका सबसे पहला क्वेश्चन मार्क। आइन और कानून में लिखा है कि एक दफा अगर कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट 3 दिन के अंदर, नहीं सुने ना, आप सुने, उसमें 3 दिन के अंदर अगर कोई अपनी एक दफा एफिडेविट दे देता है और अपनी जाहिर कर देता है कि मैंने ये सियासी जमात ज्वाइन की है, क्या उसको फ्लोर क्रॉसिंग का राइट दिया जा सकता है? ठीक है, लेकिन ये तो बच्चे को पता है जी। ओके, मेरी बारी है। क्विकली देखें, सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये दिखा दें कि आइन में या इलेक्शन एक्ट के अंदर कहां पर लिखा हुआ था कि उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेकर जाएं और आपने उनको आज़ाद करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस देते हुए ये कहा कि ये अपील में उम्मीदवार जो है पीटीआई के थे, अपील इनको आज़ाद किया गया। इनको आजाद किया गया, उन्होंने कंप्लीट जस्टिस देते हुए किया, क्योंकि वहां पर जो बोंगी मारी थी इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती, उसको रिट्रेस किया गया। अब जब एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पूरे मुल्क के अंदर आपने एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन करा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया, तो ये ऐसा फैसला लेकर आ रहे हैं जिसमें खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कंप्लीट जस्टिस दिया है, तो हम नहीं मानेंगे। भाई आप अपने माइंड के मुताबिक आपको तो सूट नहीं करता ना, तो इसलिए आप कह रहे हैं। आपने ये देखना है कि कौन है जज करने वाला कि ये फैसला गलत है, ये ठीक है। आइन की इंटरप्रिटेशन उन्होंने देखा है कि किस तरह मुल्क के अंदर कानून की खिलाफवर्जियां की गई और लोगों को के आगे काफी ज्यादा जो रोड है वो कोई इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं है, काफी आपको क्लैशेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। डेवलपमेंट यकीनन बहुत बड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महाज एकदम खुलना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि सियासी महाज खुले हुए हैं, बल्कि कहीं पर हमें एक तरफ सियासी जमात या गवर्नमेंट और दूसरी तरफ कोई इदारा मसलन जुडिशरी या पार्ट ऑफ जुडिशरी भी नज़र आ रहा है। सो इस सियासी चपकलिश में जो असल मसाइल हैं, मसलन आवाम के जो मसाइल हैं, उन पर तवज्जो बहुत बैकग्राउंड में चली गई है। सो उम्मीद ये है कि ये जल्दी सॉर्ट आउट हो, टेबल पर ही सॉर्ट आउट हो, ताकि अवामी मसाइल के ऊपर भी तवज्जो जा सके। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।